तो 230 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इसको लेकर के 2533 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 64,626 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। महिला उम्मीदवार इसमें 252 हैं जो कि इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पुरुष मतदाता 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में महिला मतदाता 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हैं। राज्य में कुल मतदाता 5.5 करोड़ से ज्यादा हैं। तो ये राज्य के अंदर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि ये चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन जीत किसको मिलती है उसी के लिए आज वोटिंग भी है। और सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार की जा रही है। कई दिग्गजों के द्वारा अभी तक वोटिंग की जा चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके ऊपर पूरा दारोमदार है। उनके संभागों में, उनके इलाकों में क्या वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिला पाते हैं, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। ग्वालियर चंबल एक ऐसा संभाग जहां पर कई बड़े नेता वहां से आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम ऐसे कई और दूसरे नेता भी हैं जो कि उस क्षेत्र से आते हैं, उस संभाग से आते हैं। अब ऐसे में उस संभाग में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने की ये सबसे बड़ी कोशिश होगी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, कमलनाथ जब वोटिंग सेंटर पर पहुंचते हैं, वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद वोटिंग का जो साइन है वो दिखाते हुए अपनी उंगली पर वो नजर आते हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि देखिए हमने भी वोट कर लिया है। और जितने भी जनता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग जो कि वोटिंग के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी नई सरकार चुनने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। और साथ ही साथ तैयारी इस बात को लेकर के भी है कि नई सरकार जब आएगी तो उससे क्या उम्मीदें भी होंगी। और मध्य प्रदेश में हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग हिस्सों में लगातार मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता हर पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बारीकी से विश्लेषण भी कर रहे हैं और आप किसको चुन रहे हैं, आपके बड़े मुद्दे क्या हैं, ये लगातार रिपोर्टर्स के जरिए जो जनता बता रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये एनडीटीवी की सबसे बड़ी टीम है जो कि आप तक हर पल की जानकारी लगातार पहुंचा रही है। और अनुराग हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुराग, क्या अभी तक जानकारी है, क्योंकि कमलनाथ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कुछ ही देर बाद पूजन के बाद वो वोटिंग के लिए पहुंचेंगे, और क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तमाम बड़े नेताओं की बात हम करते रहते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र बनता है वो सिर्फ नेताओं से नहीं बनता। हम लोगों को उन लोगों की बात भी करनी चाहिए जिनकी वजह से लोकतंत्र जीवित है। और आप देखिए, ये मैम हैं जो व्हील चेयर पर आई हैं इनके साथ वोट डालने के लिए। मैम, क्या आप थोड़ी देर बात करना चाहेंगी? आप व्हील चेयर पर आई हैं, आपने वोट डाल दिया? अच्छा, आप अपनी उंगली दिखा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? उषा जी। कितनी उम्र है आपकी? 76। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई मतदान में आज? क्या क्या मुद्दे रहते हैं आपके लिए वोट डालने के लिए? क्या सोच कर आती हैं आप? डाल दिया, क्या सोचे वो कुछ होता अच्छा। नहीं है। क्या नहीं होता वैसे? क्या आपको लग रहा है कि क्या नहीं होना वही चाहिए? होगा। अब वो जो ये रेवड़ी बांट रहे हैं ना, हाँ, हमसे टैक्स लेके उनको दे रहे हैं। हाँ। हमें क्या दे रहे हैं? तकलीफ तो हमें हो रही है। हाँ। सर जी, तो ये रेवड़ी कल्चर आपको लगता है ठीक नहीं है? नहीं है। नहीं है। अब हर चीज उनको फ्री दे रहे हैं, टैक्स हमसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम टैक्स भरते रहे और उनको देते जाओ तुम, फिर वोट के लिए। आपको क्या तकलीफ है? आप व्हील चेयर पर आई थी, बहुत मुश्किल से आप वोट डालते मेरे हैं। पैरों में चलना नहीं होता। चलना नहीं होता। पूरा नाम आपका? मिसेस उषा दलाल। उषा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनके साथ आए थे सर? ये आपका नाम? मेरा नाम किशोर कुमार दलाल। किशोर जी, आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। आप भी हमारे दर्शकों के लिए दिखा दीजिए। देखिए, इतनी तकलीफ में भी लोग आते हैं और जो हमारा नारा है पहले मतदान फिर जलपान, तो आपके लिए क्या इश्यूज थे? इन्होंने फ्री रेवड़ी कल्चर की बात कही। मेरा भी वही इश्यू है। ये इस तरह वोट का लालच दिया जा रहा है, ये नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। लोगों को अपने मन के हिसाब से जहाँ डालना वहाँ डालना चाहिए। लालच की वजह से लोग उसको चले जाते हैं। सर, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी उम्र है 79। तो आप देखिए, दर्शकों के लिए जो मैं कह रहा था कि जो मतदान का, ये लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व है, ये सिर्फ नेताओं की बदौलत नहीं है, ऐसे तमाम मतदाताओं की बदौलत है जो
70, 75, 80 साल के हो गए, तकलीफ़ में हैं, व्हील चेयर पर आते हैं, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी से खूबसूरती है। बाकी तमाम नेता आते रहेंगे, उनको राज करना है, और इन लोगों ने जो मुद्दे, ये लोग जो बातें कहते हैं, इसी से तय होता है कि अगली सरकार किसकी बनती है। हालांकि कई मुद्दे हैं अनुराग, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु का जरा रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक बड़ी खास तस्वीर अनुराग ने दिखाई है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं और युवा हैं, वो सभी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने के लिए। आपके साथ कौन है? जी, निश्चित तौर पर इसके लिए चुनाव आयोग ने काफ़ी मेहनत भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, युवा हैं, महिला हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी प्रक्रिया में भाग लें, और इसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त एक पोलिंग बूथ पर हूँ, कोलार क्षेत्र में, भोपाल के, और मेरे साथ एक बुज़ुर्ग महिला मतदाता हैं। आपका नाम क्या है? अरे अम्मा। आपकी जैसी मैं वापस लौटता हूं हिमांशु, लेकिन जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले पूजन करेंगे और उसके बाद फिर अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ पूरे परिवार के साथ वो मौजूद हैं। उनके बेटे भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं, पूजा कर रहे हैं नर्मदा नदी की। और बाकायदा, क्योंकि मंदिर में पूजा करने के बाद, विधि विधान से पूजा करने के बाद वो वोटिंग के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार जो है नर्मदा नदी की पूजा करने के बाद, जैसा कि जानकारी मिल रही थी, उसके बाद उनको वोटिंग के लिए पहुंचना था। इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पूजन के बाद ही, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई और शुभ काम करना चाहिए, तो आपने देखा भी होगा कि पौधारोपण भी उनका एक कार्यक्रम रहता है, जिसमें पौधारोपण करने के साथ साथ वो उसके बाद फिर वो आगे दूसरा काम करते हैं। लेकिन हिमांशु के पास जरा वापस से चलते हैं। हिमांशु बात कर रहे थे, एक बुजुर्ग महिला हैं जो कि वोट कास्ट करके वहां पर पहुंची हैं। हिमांशु, जरा बात कीजिए। देखिए, अभी मैंने उनसे बात की, शुभांग। यहाँ पर जो अभी तक जो वृद्ध लोग हैं जो मतदान करने आए हैं, उनकी 3-4 बहुत साफ उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमें प्रदूषण से निजात दिलाए, क्योंकि जब भी शहर में प्रदूषण बढ़ता है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और हमारे लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता है। और दूसरी उन्होंने बात कही कि जो वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वृद्धों के लिए, उसमें भी सुधार ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अब विदेशों में जाकर काम करने लगे हैं, और ऐसे में जो उनके सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स हैं उनको वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। और इसलिए जो भी नई सरकार चुनी जाए, उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वृद्धाश्रम में जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए सीनियर सिटीजन्स को, वो उन्हें दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं और अपनी पत्नी मास्क लगाकर आज मतदान करने आए हैं, क्योंकि प्रदूषण से हमें डर लगता है। तो ये सब इश्यूज़ हैं जो सीनियर सिटीजन्स के हैं। जी अच्छा हिमांशु, एक चीज़ और भी है, क्योंकि ये कई मुद्दे हैं, जिसमें से अनुराग ने भी जब बात की थी तो उसमें जिन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप फ्रीबीज दे रहे हैं, इससे हमसे आप टैक्स लेते हैं और उसके बाद उसको आप अपने वोट के लिए वहाँ पर आप देते चले जाते हैं कई योजनाओं के जरिए। तो अलग अलग मुद्दे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख मुद्दा लोगों से जब आपने पूछा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे ज़्यादा लोगों का एक ही मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। लोग चाहते हैं कि शहरी इलाकों में विशेषकर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, विशेषकर मैं भोपाल में देख रहा था, बहुत जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है। लोग चाहते हैं कि इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि रोज़गार के नए अवसर होने चाहिए, कुछ लोग प्रदूषण से निजात चाहते हैं, पर मुख्य फोकस जो है वो बुनियादी सुविधाओं पर है, विकास पर है। और ये एक बात मैंने अभी करीब 40-50 मतदाताओं से बात की है पिछले 1-1.5 घंटे में, और लगभग सभी ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार चुनी जाए मध्य प्रदेश में, उसे विकास के लिए काम करना होगा। और विकास की अलग अलग जो वर्ग है समाज की, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। जो महिला मतदाता हैं वो ये चाहती हैं कि नए सिरे से महिला ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए पहल होनी चाहिए। और हर एक राजनीतिक दल, जो भी पार्टी सत्ता में आए, उसे ये कोशिश करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं। सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूं।
तो पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही साथ क्योंकि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है और एक लंबा समय जब उनके शासनकाल को हो चुका है, तो इस मुकाबले के अंदर जब ये कहा जा रहा है कि जय वीरू की जोड़ी एक साथ है, तो ये मुकाबला और भी ज़्यादा उनके लिए कड़ा हो जाता है। हालांकि इस चुनाव के अंदर कई केंद्रीय मंत्री, सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्योंकि कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें आकर के टिक जाती हैं। आप देखिए ग्वालियर का संभाग, जहां से कई नेता आते हैं, कई जो मंत्री हैं वहां से आते हैं। अब ऐसे में 2020 के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद से परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी इस संभाग पर होल्ड बना करके रखना, बीजेपी प्रत्याशियों को जीत दिलवाना। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि अब जिस परिस्थिति में वो कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में आए, और इस चुनावों में ये भी कहा गया है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो समर्थक हैं, जो एमएलएज हैं, जो उनके कैंप के हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट भी दिया गया है। वो सफल रहे हैं अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने में, और ऐसे में उनकी जवाबदेही भी होगी कि जब पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और उनके समर्थकों को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उसमें, तो उन्हें अब परफॉर्म भी करना होगा। और ये दावा उनकी तरफ से किया भी गया है। कल उन्होंने एक बयान भी जारी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में सामने आए, और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो समर्थक हैं वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर उन पर दबाव भी है, क्योंकि देखिए आप जो सरकार है उसे कई मोर्चे पर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। और मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 40-50 सीटें ऐसी हैं 2018 में जहां पर जीत का मार्जिन जो है वो 5000 से कम था। करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का जो मार्जिन है वो 3000 से भी कम था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पिछले बार भी कांटे की टक्कर हुई थी, और इस बार बहुत दिलचस्प होगा देखना कि इस बार मतदाता क्या फैसला करते हैं। शुभांग, अच्छा, कई सीटों पर जो है पोलिंग बूथों पर बहुत हद तक कोशिश की गई है, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से क्या कोशिशें रही हैं? जी शुभांग, अपना सवाल दोहराएं। मैं हिमांशु आपसे पूछ रहा था कि अति संवेदनशील कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से, और हर बार क्योंकि उस पर खास तौर पर नजर रहती है, कहीं चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा ना डाले, सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, और साथ ही चुनाव आयोग की इस बार कोशिश अलग क्या है उसमें? देखिए इस बार विशेषकर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ी संख्या में की गई है। मतदान का समय भी जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पोलिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, वहाँ मतदान का समय भी 7 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है। इसके पीछे सोच ये है कि जब भी एक पोलिंग स्टेशन पर मतदान होता है तो वहाँ पर विशेषकर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की का जो बंदोबस्त है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसलिए कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एक बहुत विस्तृत चर्चा के बाद सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स की हैं। मैं इस वक्त कोलार क्षेत्र में हूँ, और यहाँ भी कुछ मिनट पहले करीब 20-25 पुलिस अधिकारी आए थे और उन्होंने मुआयना किया कि इस पोलिंग स्टेशन पर अंदर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। और मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये एक सड़क है कोलार की मेन रोड, और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया गया है और सारी जगह को खाली करा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस अधिकारी अभी भी पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद हैं। कुछ मिनट पहले यहाँ पर 25-30 पुलिस अधिकारी थे, तो वो राउंड पर हैं। पुलिस पूरी मुस्तैद है यहाँ पर, और कोशिश ये की जा रही है कि एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में अच्छे तरीके से मतदान कराया जा सके। और मुझे लगता है अभी तक जो पहले करीब 1-1.5 घंटे का जो अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और पुलिस अभी तक शांति बनाने में सफल रही है।